बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर सुन लिए हैं तो उसके बाद आपको ये समझ आएगी। अगर आप ये डायरेक्ट थर्ड लेक्चर सुन रहे हैं तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसकी जो है डिटेल डिस्कशन है और इसके लिए इसका जो प्रीवियस नॉलेज है, इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो पहले लेक्चर से मैंने डिस्कस किए हैं, वो आपको याद होना ज़रूरी है। इसके लिए आप उसका लेक्चर 1 लाजमी सुने। अब लेक्चर 2 जो है हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया था और हमने आज डिस्कस करना था कि इसकी जो अल्केन्स हैं, इनमें जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके नाम कैसे लिखे जा सकते हैं। जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में लिखा हुआ है, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेट कम्प्लेक्सिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैच नेम ईच एंड एवरी कंपाउंड इंडिविजुअली। कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से हर कंपाउंड का अलग अलग नाम लिखना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अदारा है जो केमिस्ट्री के अंदर जो भी चेंजेस आनी होती हैं, कोई भी किसी कंपाउंड को नाम देना है, जो रूल्स बनाने हैं, ये अदारा बनाता है। हैज़ डिवाइज्ड अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड IUPAC नोमेनक्लेचर। यानी कि IUPAC नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ रूल्स बनाए हैं जिसकी बुनियाद पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हैं, जिससे हम मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स को नाम लिखना आसान हो जाता है। वो कुछ रूल्स हम याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम कितने भी कंपाउंड्स का नाम हमारे पास आ जाए, हम उसको आसानी से स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो हम उसका नाम आसानी से लिख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने एक बात बताई थी कि नोमेनक्लेचर जो अल्केन्स की आपने अगर सीखनी है, वाकई सीखनी है, तो उसके लिए आपको ये गिनती याद करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताई थी एक बात कि नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के लिए कार्बन की काउंटिंग याद होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई कंपाउंड 3 कार्बन वाला हो सकता है, 4 कार्बन वाला हो सकता है, 5 कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला। तो ये अगर 1 कार्बन वाला कंपाउंड हो तो उसको हम मेथ कहेंगे, और 2 कार्बन वाला हो तो उसको एथ, 3 कार्बन हो तो प्रॉप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, और 6 कार्बन हो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन, और 10 हो तो डेक। तो ये नंबरिंग आपको अगर याद हो जाएगी तो आपको नोमेनक्लेचर करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स यानी कि अल्केन्स का नाम कैसे लिखा जाता है, इसको कहते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। इसमें हम कुछ रूल्स सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का जब हम नाम लिखते हैं उसमें कितने हिस्से हैं एक तो, और उसमें जो नोमेनक्लेचर है उसका नाम हमने कैसे लिखना है। तो उसके लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की तादाद का आपको पता होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने लिखा कि ए मैथ का मतलब क्या होगा, शाबाश बताएं। हमने कहा था ए कार्बन, यानी कि ए कार्बन हम ऐसे लिख देंगे। एथ जब हम लिखेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, 2 कार्बन। अब 2 कार्बन का मतलब है इसको आपने ऐसे जोड़ देना आपस में। एथ प्रॉप का मतलब बेटा क्या है, 3 कार्बन। 3 कार्बन का मतलब आपने इस तरह 3 कार्बन को जोड़ देना है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, और उसको आपने इस तरह 4 कार्बन को ऐसे लिख लेना है, चेन बना लेनी। ये कार्बन चेन बना रहे हैं। इस तरह हम पेंट लिखते हैं तो इसका मतलब है 5 कार्बन, और इसको 5 कार्बन को बेटा आपने ऐसे लिख लेना है। हेक्स का मतलब 10 तक नहीं मैं लिख रहा, हेक्स तक लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम नाम लिखेंगे उसके बेटा 3 हिस्से हैं। नाम लिखने के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से। अब नाम लिखने के 3 हिस्से क्या हैं? सबसे पहले उस कार्बन जो कंपाउंड आपको, फर्ज करो ये कोई कंपाउंड आपको लिखा हुआ मिलता है जिसमें 4 कार्बन है, तो उसका 4 कार्बन की वजह से इसका रूट जो है वो नेम होगा, और रूट नेम हम क्या कहेंगे कि वो ब्यूट है। अगर किसी कंपाउंड जिसका नाम आपको लिखने के लिए कहा जाए उसमें 5 कार्बन हो तो उसका रूट नेम क्या बनेगा? पेंट। रूट नेम को पेरेंट नेम भी हम कह सकते हैं, पेंट। और अगर 6 कार्बन स्ट्रक्चर में आ रहे हैं तो उसका हेक्स बनेगा रूट नेम। ठीक है, एक वर्ड हम बोल रहा हूं, पहला पॉइंट क्या है? रूट नेम। रूट नेम मींस नंबर ऑफ कार्बन्स। रूट नेम्स, ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी। रूट नेम क्या मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो कि साइड में टेबल में भी दिखाया था, जो आपने याद कर ली हुई यकीनन। अब अगर आपको रूट नेम का पता चल गया कि ये 4 कार्बन है तो ये ब्यूट है। ठीक है, अब इसमें सारों के दरमियान अगर देखें, ये कार्बन है फर्ज करें, ये मैथ है फर्ज करो, ये कार्बन है, तो इसके साथ आपको पता है इसकी 4 वैलेंसी है तो इसके 4 हाइड्रोजन होंगे। इस तरह एथ है तो इसके 2 कार्बन है तो इसमें सिंगल बॉन्ड दरमियान में है, और इस कार्बन के साथ अगर हम 3 हाइड्रोजन लगा दें
तो इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन लगा दें तो इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। 3 और 1 4, 3 और 1 4 वैलेंसी हमने कार्बन की पूरी करनी है। अब इन दो कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये जो मैथ है इसके एंड पे नाम पे हम लगा देंगे ANE, तो ये बन जाएगा इथेन। इस कार्बन के तमाम सिंगल बॉन्ड है तो इसके नाम के आखिर में आएगा एन। तो ये प्रीवियस लेक्चर में आपको एक बात मैंने समझाई थी बेटा, अगर आपको याद हो कि अगर कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड जो है सारे कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो उसके नाम के आखिर में एन आएगा। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो नाम के आखिर में ईन आएगा, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके नाम के आखिर में आइन आएगा। यानी कि पहला हिस्सा मैथ एथ प्रोप जो है ये तो सेम हुआ करेंगे, लेकिन नाम के आखिर वाला जो हिस्सा है इसको बुक में उसने लिखा हुआ है दूसरा, जो पहला हिस्सा है रूट नंबर ऑफ कार्बन बताएंगे हम इसमें। जैसे प्रोप का मतलब 3 कार्बन, अगर मैं प्रोपेन लिख दूं तो इसका मतलब ये होगा कि कार्बन कार्बन के दरमियान तमाम सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो इस तरह तो ये जो एन है इसको बेटा बुक में लिखा हुआ है दूसरा हिस्सा नाम का, इसको बोलते हैं सुफिक्स। क्या लिखते हैं बेटा? सुफिक्स। तो सुफिक्स जो होता है वो हमें बताएगा एन है सिंगल बॉन्ड जब होगा, इन जब डबल बॉन्ड होगा, आइन जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्योंकि ये दोनों जो हैं हमने सिलेबस में डिस्कस ही नहीं करने, क्योंकि इसका थोड़ा सा यूज आगे जाके आएगा कि डबल बॉन्ड हो तो इसके नाम के आखिर में इन आएगा। जैसे कि फर्ज करो बेटा ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हमने इसको कह दिया 2 कार्बन का एथ है तो सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। अगर ये डबल बॉन्ड हो जाए तो एथ से साथ एंड पे क्या आएगा? एन की जगह इन, तो ये बन जाएगा इथीन। शाबाश। इसी तरह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 कार्बन का रूट नेम होगा एथ, लेकिन नाम के आखिर में आ जाएगा YNE, तो इसको बोलेंगे हम इथाइन। तो इथेन, इथीन, इथाइन। इसी तरह ये 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन। कब कहेंगे? क्योंकि तमाम सिंगल बॉन्ड के दरमियान है, सबके दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। अगर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कहीं आ जाता, जैसे कि ये कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल बॉन्ड, अब ये 4 कार्बन तो है, इसका रूट नेम तो ब्यूट होगा क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट आ गया। लेकिन एक भी डबल बॉन्ड आ जाए अब इसके नाम के आखिर में एन नहीं आएगा बल्कि ईन आएगा, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटीन। तो इसका मतलब जो सुफिक्स है वो हमें ये बताता है, इसको सुफिक्स कहते हैं, नाम के आखिरी हिस्से को क्या बोलते हैं? सुफिक्स। तो सुफिक्स एन सिंगल बॉन्ड के लिए, ईन डबल बॉन्ड के लिए और आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ये बातें याद रखनी है आपने, क्योंकि हम अल्केन्स की नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो अल्कीन्स और अल्काइंस का यहाँ जिक्र हम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होगा आपको गिनती भी याद हो गई और आपको ये भी बात समझ में आ गई कि कार्बन कार्बन तमाम सिंगल बॉन्ड्स हों तो उसको हम अल्केन्स कहते हैं और इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए हमने देखा कि 2 बातें हमें समझ में आ गई हैं किसी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए। एक, हमने रूट नेम सेलेक्ट करना है, उसका ताल्लुक है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ। हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 की चेन है तो इसका ब्यूट, 5 की चेन है तो पेंट, 6 की चेन है तो हेक्स। अब दूसरी बात, रूट नेम के बाद आती है सुफिक्स। सुफिक्स उसका एन होगा, ईन होगा या आइन। अगर तमाम सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, डबल अगर आ जाए तो ईन होगा, अगर ट्रिपल आ जाए तो आइन होगा। लेकिन चूंकि ये दोनों हमारे सिलेबस में डिस्कशन का हिस्सा नहीं है इसलिए हम तमाम के आगे एन ही लगाएंगे, क्योंकि एन इसलिए लगा रहे हैं कि तमाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। अब तमाम के साथ हाइड्रोजन मैं नहीं लगा रहा, यहाँ पे आप फर्ज करें 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 लगेंगे और यहाँ पे 3। ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ आपको कि जब हम टर्मिनल कार्बन की बात करते हैं, कॉर्नर वाली कार्बन की बात करते हैं तो उसके साथ 3 हाइड्रोजन आते हैं, फिर कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाती है 3 और 1 4। और सेंटर में देखें 2 बॉन्ड इसके ऑलरेडी बने हुए हैं, 2 यहाँ लगाएंगे और 2 यहाँ लगाएंगे। इस सेंटर वाले में तमाम कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, जबकि कॉर्नर वाली कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगाएंगे तो फिर उसकी वैलेंसी पूरी होगी। तो ये हिंट याद रख लें कि सेंटर वाली कार्बन में मोस्टली 2 हाइड्रोजन आते हैं और आखिरी वाली में 3 हाइड्रोजन आते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट चेन की हम बात कर रहे हैं। अब जो दूसरा अगला हिस्सा है नोमेनक्लेचर का, जो है कि हमने ये सीख लिया, रूट नेम और सुफिक्स की बात हमने कर ली है। अब हम बात करेंगे कि नोमेनक्लेचर में जो एक और हिस्सा है वो है जो प्रीफिक्स, यानी कि पहला हिस्सा बेटा हमने डिस्कस कर लिया वो क्या है? रूट। दूसरा हिस्सा हमने डिस्कस कर लिया सुफिक्स। अब तीसरा हिस्सा इसका क्या होता है? प्रीफिक्स। अब 2 हिस्से सीख लिए ना, इसको सीखने के बाद हम जो है तीसरे हिस्से की बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस की। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या वैरायटी हो सकती है उसमें हमने एक चीज़ सीखनी है, जो है वो ये है हमारे पास। आपको पता है बेटा, सबको पता है ये क्या है? CH4 मीथेन है। क्या है ये? मीथेन। सबको याद है ये बात?
ठीक हो गया। अब इस मीथेन में से बेटा अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो हमारे पास पीछे बचेगा CH3 बचेगा। तो कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी थी, यहाँ 3 रह गई है, तो यहाँ एक ऐसे बॉन्ड शो कर देंगे कि इसकी अभी एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, तो इसको हम बोलेंगे मीथेन से इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, तो ये बेटा बन जाएगा मिथाइल, यानी कि ANE को हमने YL से बदल दिया, तो ये मीथेन से क्या बन गया, मिथाइल। अब ये मिथाइल हमें इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि अब इसको हम आगे यूज़ करेंगे, हम इसको नोमेनक्लेचर में यूज़ करेंगे। कैसे, देखें हम कैसे यूज़ करेंगे। अब देखिए बेटा हमारे पास मैं एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ, ये हमारे पास 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन की एक चेन है, और इसकी यहाँ पे एक ब्रांच लगा दी गई है। बेटा देखो इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। मैंने बताया था टर्मिनल कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ही आएंगे, लेकिन सेंटर वाली के साथ मैंने कहा था 2 हाइड्रोजन आएंगे। लेकिन यहाँ गौर करें कि यहाँ इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड इधर बना है, एक इधर बना है, एक इधर बना है, तो इसकी 3 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे फिर चौथा बॉन्ड एक हाइड्रोजन का लगेगा। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखना है हमने बेटा, नाम लिखने के लिए हमने ये बात देखनी है, नाम लिखने के लिए हमने ये बात देखनी है कि इस स्ट्रक्चर में रूट नेम पहले सेलेक्ट करना है, फिर इसका सुफिक्स सेलेक्ट करना है और फिर प्रीफिक्स की बात करनी है। तो देखो रूट नेम सेलेक्ट करने के लिए हमने कंपाउंड को देखना है कि उसकी स्ट्रेट चेन कितनी है, तो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन आते हैं। तो स्ट्रेट चेन जब हम काउंट करेंगे तो इसकी ये स्ट्रेट चेन बनती है बेटा। स्ट्रेट चेन जब सेलेक्ट करनी है तो उसमें हम इस तरफ नहीं आ सकते, इसको हम एज ए ब्रांच कंसिडर करेंगे, इसको हम बेटा क्या कहेंगे, ब्रांच। 4 कार्बन का रूट नेम आ जाएगा, रूट नेम में 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे ब्यूट, ठीक है। और तमाम कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो सुफिक्स क्या आएगा सिंगल बॉन्ड के लिए, ANE। याद करें डबल होता तो हम इन लिखते, ट्रिपल होता तो क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तमाम सिंगल बॉन्ड है तो रूट नेम आ गया ब्यूट और सुफिक्स आ गया एन। अब तीसरा हिस्सा है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बेटा याद रखें ब्रांच का नाम होता है जो रूट से पहले आता है, ब्रांच का नाम होता है जो रूट से पहले आता है। और ब्रांच का नाम अभी हमने सीखा क्या होता है, CH3 को अगर इस तरह लिखूं मैं तो ब्रांच के तौर पे ये किसी भी चेन के साथ, स्ट्रेट चेन के साथ अटैच होती है, तो इसको मैं बोलूंगा बेटा मिथाइल, क्या बोलूंगा, मिथाइल ब्यूटेन। यानी कि ब्रांच जो भी चेन के अंदर साथ अटैच होगी, एक होगी दो होगी, उसको रूट से पहले हमेशा लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल ब्यूटेन। अब आप देखें कितनी चीज़ें पूरी हो गई, रूट था यहाँ पे 4 कार्बन की वजह से ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड सारे थे तो एन, और तीसरा था प्रीफिक्स जो रूट से पहले आता है और वो ब्रांच के नाम को कहते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही ब्रांच को डिस्कस किया हुआ है, वो है मिथाइल। तो याद रखिए CH3 को जब भी मैं सर्कल करूं तो ये मिथाइल ग्रुप होगा। अगला जो रूल है, ये तो हमने 3 चीज़ें पूरी कर ली हैं, लेकिन एक और रूल है, वो क्या है कि आपने जो ब्रांच है ना, इस ब्रांच का आपने पोजीशन भी लिखनी है। पोजीशन का मतलब कार्बन की जो चेन आपने सेलेक्ट की है, 4 कार्बन की चेन, इसकी आपने इधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है या इधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, और बताना है कि ये ब्रांच किस नंबर पे अटैच है, किस पोजीशन पे अटैच है, ठीक है। अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं तो इसकी नंबरिंग बनेगी 1, 2 और 3, तो आप लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन अगर मैं इधर से करूं तो ये बनेगा 1, 2, 3 और 4, तो 2 पोजीशन पे यहाँ पे ब्रांच लगी है, तो इधर से करें तो 3 बनता है इसके ब्रांच का नंबर, यहाँ से करें तो 2 बनता है। तो याद रखें हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि IUPAC ने जो रूल्स बनाए हैं उसके मुताबिक हम ब्रांच का नंबर वो लिखेंगे जो किसी भी साइड से करीब होगा। यहाँ से आए तो 3 नंबर बनता है, यहाँ से आए तो 2 बनता है, तो 2 एक कम नंबर है, इस तरफ से करीब है, तो हम उस नंबर को सिलेक्ट करेंगे, तो इसका नाम बनेगा बेटा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम बनेगा बेटा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब हम एक और प्रैक्टिस इसकी करेंगे नाम की, शाबाश। अब यह बुक में देख सकते हैं, ये एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, इसको देखें, उसने रूल्स में लिखा हुआ है, ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की हुई है, मैंने ऐसे ही बताया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है जो हमें रूट नेम बताएगी। और ये देखिए ब्रांच है, इसको ब्रांच लिखा हुआ है, इसको मिथाइल ब्यूटेन लिख दिया। पहले उसको समझाया कि ये मिथाइल है, ये प्रीफिक्स है, ये ब्यूट क्या है रूट नेम, और एन क्या है सुफिक्स। अब आगे देखिए नंबरिंग की हुई है 1, 2, 3, 4, मैंने बताया इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर कम है, तो इसका नाम बनेगा एग्जैक्ट 2 मिथाइल ब्यूटेन, या आइसोब्यूटेन भी इसको कहते हैं। इसका जो कॉमन नेम है वो आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, ये याद करना है आपने, ठीक हो गया।
जब सेकंड कार्बन पे ब्रांच लगी हो तो उसको आइसो कहते हैं। और इसकी टोटल कार्बन की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5, तो इसको हम बोलेंगे ये बेसिकली ये आइसोब्यूटेन लिखा हुआ है, ये गलत है, ये करेक्शन कर लें, ये आइसोपेंटेन है, ये बुक में करेक्शन कर लें, क्योंकि जब हम कॉमन नेम लिखते हैं ना, एक आईयूपैक नेम है और एक कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम में हम सारे कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और ब्रांच को भी शामिल करते हैं, तो ये पेंटेन बनेगा। और सेकंड पे ब्रांच की वजह से इसको आइसो कहते हैं, तो ये आइसोपेंटेन है। जबकि आईयूपैक नेम में हम ब्रांच को शामिल नहीं करते क्योंकि ब्रांच शुरू में अलग लिखी होती है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और अगर स्टेट कार्बन 4 हो, अगर हमारे पास कार्बन स्टेट 4 हो, ये देखें, इसकी वैलेंसी पूरी करें, 3 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 3 इधर आ गए। अब इसकी अगर मैं कहूँ ये है स्टेट्स में ब्रांच कोई है ही नहीं, तो इसमें ब्यूट आएगा रूट नेम, और तमाम सिंगल बॉन्ड है तो सुफिक्स क्या होगा, एन, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। क्योंकि ये स्टेट चेन है तो इसको बेटा बोलेंगे एन ब्यूटेन। स्टेट चेन जब भी होगी, 5 कार्बन की स्टेट चेन होगी तो उसको बोलेंगे एन पेंटेन। अगर 6 की स्टेट चेन होगी तो उसको बोलेंगे एन हेक्सेन। अब बेटा हम एक्सरसाइज के यहाँ पे बुक में ये 2 उसने किए हुए हैं क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के फॉर्म में, तो इसको हम लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें उसने दी हुई चेन देखें, 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पे 2 उसने ब्रांचेस लगाई हुई हैं मिथाइल की। ठीक हो गया, इसकी वैलेंसी पूरी करें तो 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखें 1 2 3 वैलेंसी पूरी होगी, ये 4, 1 2 3 और ये चौथी वैलेंसी पूरी होगी, इसका 1 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पहले हम रूट नेम सेलेक्ट करेंगे। रूट नेम के लिए हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन बनती है ये वाली। ठीक हो गया। अब कितने कार्बन है बेटा, देखें 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, पेंट। तमाम सिंगल बॉन्ड है तो एंड पे क्या आएगा, सुफिक्स एन, पेंटेन। अब इसकी ब्रांच देखनी है किस पोजीशन पे, और ब्रांच आपको मैंने बताया ये कौन सी ब्रांच है, ये बताया जरा, सबको पता है ये मिथाइल है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मिथाइल 2 आ गए हैं, तो नंबरिंग इधर से करेंगे या इधर से करेंगे। दूसरी बात है नंबरिंग जहाँ से वहाँ से करेंगे जहाँ से करीब होगी, 1 2 3 4 5। अब 2 पे भी ब्रांच है और 3 पे भी ब्रांच है, तो हम क्या लिखेंगे, जब ब्रांचेस एक से ज़्यादा आ जाएं, 2 मिथाइल आ जाएं तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल, 3 पर आ जाएं तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल, डाई मिथाइल लिखेंगे, 2 आ जाएं। अगर 3 आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल। यहाँ चूँकि 2 हैं तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। लेकिन अब डाई मिथाइल किस पोजीशन पे है, जैसे पिछले एग्जांपल देखें तो हमारे पास 2 पे ब्रांच पे था मिथाइल, अब यहाँ पे 2 पे भी है 3 पे भी है, तो हम शुरू में लिख देंगे 2,3 डैश, ये याद रखना है, 2,3 डैश डाई मिथाइल पेंटेन, ये इसका कंप्लीट नाम होगा। अब दूसरा हम एक और एग्जांपल करते हैं जो बुक में दी हुई है, देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको। हमारे पास वो ये है, 1 कार्बन 2 कार्बन, ऊपर एक मिथाइल की ब्रांच है, नीचे भी एक मिथाइल की ब्रांच है, इधर CH2 है, इधर CH3 है। ये इस तरह आपको लिखा हुआ नाम आएगा, तो आपने इसकी नोमेनक्लेचर का नाम बताना है। तो बताएं शाबाश कैसे करेंगे इसको। उसी तरह पहले रूट नेम सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा, शाबाश ब्यूट, इसका रूट नेम आ गया। तमाम सिंगल बॉन्ड है तो नाम के आखिर में एन आएगा, इन आएगा या आइन, शाबाश एन आएगा, क्योंकि हमारे पास सिलेबस में है ही यही। ठीक है, उसके बाद अब इसकी ब्रांचेस देखनी है, तो इसमें एक ब्रांच ये है मिथाइल की और एक मिथाइल की ब्रांच ये है, तो कितनी ब्रांच है मिथाइल की, 2। किस पोजीशन पे है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 बनता है, यहाँ से करें तो 1 2, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। अब 2 पे 2 ब्रांचेज हैं, तो 2 ब्रांचेज हो तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल, ये हमें पता है डाई मिथाइल लिख दिया। अब पहले था 2 3 डाई मिथाइल लिखा था हमने, अब क्या लिखेंगे शाबाश, 2 पे 2 है तो हम दोनों पोजीशंस को रिपीट करेंगे, 2,2 ऐसे। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।